वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग वीडियोस। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन जो कि ओलंपियाड 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नील बार्टलेट reacted molecular oxygen O2 with PTF6 to get a compound O2 plus PTF6 minus. He repeated the experiment with xenon in place of O2 to get another substance which was found to be a mixture of compounds with two of them being XCF plus PTF6 minus and XC plus PTF6 minus. Based on the above information, correct statement is option A. Second ionization potential of xenon is much lower than its first ionization potential. Option B is first ionization potential of xenon is much lower than first ionization potential of O2. Option C is xenon makes ionic bond with fluorine in one of the above compounds, and option D is xenon acts as reducing agent in the above reactions. तो क्वेश्चन पढ़ के आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो क्लास 10 के सिलेबस में नहीं आता है ना, तो इसीलिए इसका नाम ओलंपियाड है। हमें थोड़ा सा और एडवांस में इसमें पढ़ना पड़ता है, तो इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। और प्लीज लास्ट तक वीडियो तक बने रहें ताकि हम पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। तो पहले शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन की हिस्ट्री कहाँ है, कहाँ से आया ये, हम 10th क्लास में क्यों पूछ रहे हैं ओलंपियाड में। तो देखिए हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है पीरियोडिसिटी, क्लास 10th में। और पीरियोडिसिटी में हम जानते हैं कि ग्रुप 18 पढ़ाया जाता है, ग्रुप 18 के बारे में पढ़ाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं नोबल गैस। और हमें ये बताया जाता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। 10th तक हमें यही बताया जाता है कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती है, लेकिन बाद में ये पता चलता है हमें कि xenon जो होता है वो कंपाउंड्स बनाता है। xenon कंपाउंड्स बनाता है। इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो इसके पीछे हम चलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1962 में हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बार्टलेट। तो 1962 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की खोज की। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इनको पता चला, और वो क्या था, वो था हमारा क्वेश्चन का जो मेन बार बार रिपीट होने वाला है, दैट इज PTF6। इस PTF6 के साथ जब इन्होंने O2 को रिएक्ट किया, O2 को PTF6 के साथ जब रिएक्ट किया तो इनको क्या मिला, O2 प्लस PTF6 माइनस। ठीक है, तो ये कंपाउंड उनको मिला। अब इस कंपाउंड को देख के उनका थोड़ा सा दिमाग चला और ज्यादा चला, तो उन्होंने एक चीज और देखी थी कि जो xenon है, ठीक है, जो xenon है ये तकरीबन O2 की तरह बिहेव करता है अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो। और वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, अब देखिए एक नया कंसेप्ट और आ गया है जो कि क्लास 10th में नहीं पढ़ाया जाता। आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से xenon जो है वो बिहेव करता है ऑक्सीजन की तरह, डाइऑक्सीजन की तरह, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरह। क्यों करता है, पहले हम ये समझते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। जब हम एक आइसोलेटेड एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है, आइसोलेटेड मतलब एक सिंगल हमने एटम लिया है या एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया है, उसमें से हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव जो करते हैं उसमें जो एनर्जी लगती है, यहाँ पे जो हम एनर्जी देते हैं, भाई किसी से हमें इलेक्ट्रॉन लेना है तो हमें उसको कुछ देना तो पड़ेगा, और वो देते क्या है, हम एनर्जी। तो इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल।
ठीक है, इतनी बात तो हमें शायद क्लियर हो गई है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड एटम या मॉलिक्यूल में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम उस आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको जो एनर्जी देंगे उस एनर्जी को हम बोलेंगे क्या, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। एटम या मॉलिक्यूल में से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, और जो वो आयन बनेगा उसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सिमिलरली एक और रिमूव करेंगे थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे जो नील बार्टलेट साहब थे उनको ये पता चला था कि O2 का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ये था 1166 किलो जूल पर मोल। ये तब तक हमें पता चल चुका था। साथ ही हमारा जो xenon है जो कि एक एटम है, देखिए O2 एक मॉलिक्यूल है, xenon एक एटम है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है क्या, एटम या फिर मॉलिक्यूल। xenon का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो था 1170 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम इन वैल्यूज को देखते हैं, हम इन वैल्यूज को जब देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ये सिमिलर है। ठीक है, तो अगर हम O2 को रिप्लेस कर दें xenon से तो लगभग वैसा ही रिएक्शन हमें देखने को मिलना चाहिए था, और यही नील बार्टलेट साहब की थिंकिंग थी। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले O2 के साथ रिएक्ट कराया PtF6 को, तो क्या मिला था हमें, O2 प्लस PtF6 माइनस। ठीक है, जब उन्होंने xenon को रिएक्ट कराया PtF6 से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिड्यूस तो करेगा। ठीक है, तो जो मेन कंपाउंड मिला दैट इज Xc प्लस PtF6 माइनस which was orange in color, क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे कभी जब हम लोग 11 12 की डिस्कशन करेंगे तब ये रिएक्शंस आते हैं। चलिए, तो xenon जो है PtF6 के साथ रिएक्ट करके Xc प्लस PtF6 माइनस बनाया, जो कि देखेंगे अगर हम तो इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है, इस क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है, देखिए यहाँ Xc प्लस PtF6 माइनस। साथ में एक और कंपाउंड मेंशन्ड है दैट इज XcF प्लस PtF6 माइनस। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिल रहे थे हमें क्या मिल रहे थे, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिल रहे थे, जिनमें से दो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, XcF प्लस PtF6 माइनस। ठीक, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये रिएक्शंस हो रहे थे और xenon जो है वो कंपाउंड बना रहा था। ठीक है, अच्छा, तो अभी कुछ देर पहले हमने एक चीज डिस्कस की, वो थी हमारी वैल्यूज, क्या, ऑक्सीजन और xenon की फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो उसमें से एक ऑप्शन जो है वो इन आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर है, वो क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए हम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, किसके, xenon के, इज मच लोअर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ O2। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी गलत है। आपने वैल्यूज के थ्रू देख लिया कि xenon की जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो सिमिलर है किसके, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ O2 के। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं बन सकता। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। और आपसे पूछा गया क्या है
करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में और बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम जब पहुंचे, ठीक, जो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा, उसमें क्या लिखा हुआ है, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर से देखते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, second ionization potential of xenon is much lower than its first ionization potential. इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर ही रहे हैं, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भाई देखिए xenon जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, तो ये क्या बन गया है, Xe+, ये बन चुका है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगी वो क्या थी, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर अब हम Xe+ में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, Xe2+, which will be called second ionization potential। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये हमेशा ट्रू है, that is second ionization potential is always greater than first ionization potential। ऐसा क्यों है, यहां पे हमारे पास एक एटम था, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है, हमारे पास प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये प्लस चार्ज एक और इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। क्यों, क्योंकि वो उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और ज्यादा पुल करेगा तो हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा ही होती है, कम कभी नहीं हो सकती। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है xenon की वो मच लोअर है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत हो जाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। तो दो ऑप्शंस तो हमने हटा दिए हैं, दो कंसेप्ट हमने समझ लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा था। अब बचता है थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, xenon makes ionic bond with F in one of the above compounds। अब कंपाउंड्स कौन कौन से हैं वो हमें देखने होंगे। ठीक है, तो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, एक है Xe+PtF6-, दूसरा है XeF+PtF6-। दो ही कंपाउंड दिए हैं, तो हमें दो ही कंपाउंड्स के बारे में ही डिस्कशन करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए Xe+PtF6- और एक है हमारा XeF+PtF6-। अब जो क्लास 10th 9 10 के बच्चे हैं बच्चों, उनको आपको तो ये पता ही होगा कि एक सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट का अगर मैं जनरल सॉल्ट का एग्जांपल दूं तो वो क्या होता है, NaCl, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, Na+Cl-, यही होता है बच्चों। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, एक सॉल्ट का ही एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें तो xenon जो है वो प्लस बॉन्ड में है और ये पूरा का पूरा नेगेटिव है बेटा, ये पूरा का पूरा नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये एक आयन है और ये एक आयन है, तो xenon डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ इसमें बॉन्ड बना नहीं रहा है। तो चलिए दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे ये पूरा ही प्लस चार्ज है और ये पूरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इस पूरे कंपाउंड के ऊपर प्लस चार्ज है। अगर XeF+ होता, F- होता, अगर मैं ऐसे लिखता कि XeF+F-, तो xenon जो है वो फ्लोरीन के साथ हमारा आयनिक बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, XeF है और PtF6 है और इनके ऊपर रेस्पेक्टिव प्लस और माइनस चार्जेस हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो xenon है वो फ्लोरीन के साथ कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन था which is xenon makes ionic bond with F in one of the above compounds, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट तीन ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। डी ऑप्शन दैट इज xenon acts as reducing agent in the above reaction, ये सही है। ठीक है भाई, तीन ऑप्शन गलत हो गए, एक तो सही होना ही है।
ठीक, लेकिन ये क्यों सही हो रहा है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं, रिडक्शन हुआ है कि नहीं, वो हम कैसे पता करें? वो हम ऐसे पता करेंगे कि हमारा जो ज़ेनन था, ठीक, इसने रिएक्ट किया किसके साथ, PtF6 के साथ, और क्या बनाया है, तो Xe प्लस PtF6 माइनस, ठीक है, और साथ में क्या बनाया है, XeF प्लस PtF6 माइनस, ठीक। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करने के लिए कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है, उसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता हो, ठीक है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम लोग दूसरे सेक्शन में एक और बनाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। अभी के लिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इसको समझेंगे कि जो ज़ेनन है, जब भी एटम, कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ज़ेनन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखिए, अगर वो किसी आयन में कन्वर्ट हुआ है तो जो आयन का चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक में वो किसमें गया है, +1 में गया है, ठीक है। एक में वो किसमें गया है, +1 में गया है, क्योंकि ज़ेनन के ऊपर डायरेक्ट प्लस चार्ज है, ठीक है। सेकंड में इस कंपाउंड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो भी पूरा होता है उसका कितना होता है, 0 होना चाहिए टोटल। इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हुआ, +1। तो अगर मैं देखूं ज़ेनन का ऑक्सीडेशन स्टेट एज इट इज ले लूं, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, कितना होता है बच्चों, -1 इज इक्वल्स टू चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, +1, ठीक है। तो ज़ेनन का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं यहाँ पे, तो -1 +1 +1 कितना हो गया, 0 +2। ज़ेनन का कितना हो गया, -1 +2। तो दूसरे कंपाउंड में वो +2 हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। वो क्या हुआ है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो उसने सामने वाले को क्या किया है, रिड्यूस किया है, ठीक है। सामने वाले को क्या किया है, रिड्यूस किया है। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, तो ज़ेनन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द अबव रिएक्शन, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और हमारा ये जो पूरा सॉल्यूशन था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा समझ में आया है कि किस तरह से क्वेश्चन को डिक्रिप्ट करना पड़ता है। जब भी हम ओलंपियाड की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक हायर लेवल ऑफ एप्टीट्यूड आना चाहिए, एक हायर लेवल ऑफ जो हमारा IQ होता है वो बढ़ना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब क्लास 10th में आते हैं तो आपको क्लास 11 के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप ओलंपियाड के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, और प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके, और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। साथ में अब कमेंट सेक्शंस में आप अपने क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरीज है वो भी पुट कर सकते हैं, या आपको और कोई डाउट है तो वो भी आप पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू।